हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वह है ग्रीन हाउस इफेक्ट। यह टॉपिक सभी एग्जाम्स के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। तो पहले हम इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ वर्ड के मीनिंग को समझेंगे, फिर हम देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लास हाउस लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है और इनके सोर्स या इफेक्ट क्या हैं। उसके बाद हम कार्बन क्रेडिट को समझेंगे और फिर हम एक इस टॉपिक से जुड़ा करंट अफेयर पढ़ेंगे और फिर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं जिससे हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने में आसानी होगी। जैसे पहला है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है जब दो डिफरेंट मीडियम की बाउंड्री पर कोई वेव या कोई रेडिएशन आके टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी जिसमें से वो आई है। जैसे जब सन रेडिएशन हमारी अर्थ सरफेस पर टकराती है तो उसका कुछ पार्ट ऐसा होता है जो स्पेस में पुनः वापस लौट जाता है, इसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। दूसरा है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब करने का मतलब होता है सोखना। जैसे एक स्पंज होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उससे पूरा सोख लेता है। तीसरा है रेडिएट। रेडिएट का मतलब होता है उसका विस्तार करना या फैलाना। जैसे जो सन की थर्मल एनर्जी होती है वो स्पेस के थ्रू रेडिएट करती है या फैलती है, या फिर जब हम आग जलाते हैं तो उसकी जो थर्मल एनर्जी होती है वो एयर के थ्रू फैलती है। इसके बाद है एमिट करना। एमिट करना मतलब किसी चीज को निकालना। जैसे जब हमारी ही पृथ्वी गर्म हो जाती है तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करती है, उसे बाहर निकालती है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक 3D स्ट्रक्चर है या फिर एटम्स का अरेंजमेंट है जो उसकी किसी विशेष विशेषता को निर्धारित करता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमें किसी भी कंपाउंड की पॉलरिटी, रिएक्टिविटी, फेज ऑफ मैटर, कलर, मैग्नेटिज्म जैसी कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी को भी समझने में मदद करता है। जैसे जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में या उनके एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस खास तरीके का होता है जिससे वो हीट को ट्रैप करके रख सकती है, अर्थात उन्हें हीट को पकड़ के रख सकती है। नेक्स्ट है पोटेंट। इसका मतलब होता है ग्रेट पावर या इन्फ्लुएंस। इसका मतलब उसकी क्षमता है जो बहुत उच्च है या अच्छी क्वालिटी की है। तो आइए अब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को शुरू करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारी अर्थ सरफेस को गर्म रखता है। यह एक इंसुलेटिंग ग्लास वॉल की तरह होता है। जैसे हम इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते, वैसे ही जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो हीट को ट्रैप करके रखती हैं और उन्हें स्पेस में जाने से रोकती हैं। यह हमारे प्लेनेट के चारों ओर एक थर्मल ब्लैंकेट की तरह है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का फायदा यह है कि यह हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है जिससे कि हम ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल पृथ्वी पर उस टेम्परेचर पर आसानी से रह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स सन है। जो सन से आने वाली सोलर रेडिएशन होती हैं, जब ये हमारी पृथ्वी की तरफ आती हैं तो इसका कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हमारी अर्थ सरफेस से या एटमॉस्फेयर से टकराकर पुनः स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है या परावर्तित हो जाता है, और इसका कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हमारी अर्थ सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है जिससे हमारी पृथ्वी गर्म होती है। और जब यह इंफ्रारेड रेडिएशन हमारी पृथ्वी के द्वारा एमिट की जाती है तो ट्रोपोस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती है वे इस रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं और इसे स्पेस में जाने से रोकती हैं, और इस ट्रैप की गई हीट को वो हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ रिलीज करती हैं जिससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस फिल्टर की तरह कार्य करती हैं। जैसे जो सोलर रेडिएशन होती हैं उससे उसमें विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, एक्सरेज, गामा रेज होती हैं। तो जो अनवांटेड सोलर रेडिएशन
होती हैं वे इन्हें स्पेस में वापस भेज देती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही इस तरीके का होता है जो अर्थ द्वारा एमिट की गई इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके और उसे फिर एटमॉस्फेयर में री एमिट कर हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रख सके। यदि ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बहुत कम होगी तो हमारी अर्थ ठंडी हो जाएगी। इसके विपरीत यदि ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बहुत ज्यादा होगी तो हमारी अर्थ गर्म हो जाएगी। जैसे जब रात के समय सूरज की किरणें हमारी पृथ्वी पर नहीं पड़ती है तो उस समय इन गैसेस द्वारा ट्रैप की गई हीट के कारण ही हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रहता है और ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाने के कारण ही वर्तमान में हमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और फ्लोरोनेटेड गैसेस जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इनके कंट्रीब्यूशन का ऑर्डर भी है। मतलब वाटर वेपर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड और फिर ओजोन। जो क्लाउड्स होते हैं वो हमारी अर्थ सरफेस को गर्म भी रख सकते हैं और ठंडा भी रख सकते हैं। जब वे सन से आने वाली सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमारी अर्थ सरफेस को ठंडा करते हैं और जब वे अर्थ सरफेस से एमिट की जाने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्सॉर्ब करते हैं तो वे हमारी अर्थ सरफेस को गर्म रखते हैं। ठंडे इलाकों में पेड़ पौधों की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए ग्लास हाउस लाइक स्ट्रक्चर बनाई जाती हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर में सन से आने वाली इंफ्रारेड लाइट कांच के थ्रू पास होकर अंदर जाती है जिससे अंदर के ऑब्जेक्ट्स और पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करके गर्म होते हैं और जब ये हाई वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करते हैं तो ये रेडिएशन कांच के थ्रू होकर बाहर नहीं जा पाती जिससे अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा हो जाता है जो कि पेड़ पौधों की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकांश मात्रा ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण होती है। मीथेन गैस की हीट को ट्रैप करने की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से भी 30 गुना ज्यादा की होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में मेजर कंट्रीब्यूशन वाटर वेपर का होता है और जो हमारे एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर नाम की लेयर है उसमें ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं। मार्स पर जो एटमॉस्फेयर है वो इतना पतला होता है कि वहां पर ग्रीन हाउस गैस द्वारा ट्रैप की गई हीट इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाती, इसलिए मंगल ग्रह बहुत ठंडा होता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन एक मेजर सोर्स है जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, फॉरेस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग भी ऐसे कारण हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को बढ़ाते हैं। जैसे कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है जो डायरेक्ट मीथेन रिलीज करती हैं। इसके अलावा जब हम फॉसिल फ्यूल जैसे नेचुरल गैस, कोल, ऑयल, गैसोलीन इनको बर्न करते हैं तब भी हमारे एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसका इफेक्ट ये होता है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वे बहुत ज्यादा मात्रा में हीट को ट्रैप करके रख सकती हैं जिससे क्लाइमेट चेंज होता है। इसके अलावा हमारी फूड की न्यूट्रिशन क्वालिटी कम हो सकती है, जंगलों में आग लगने वाली जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं, एयर पॉल्यूशन होता है और सांस संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं। अब हम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से जुड़ी एक टर्म कार्बन क्रेडिट को समझते हैं। यह एक परमिट होता है जो किसी कंपनी को एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या कोई अन्य ग्रीन हाउस गैस एमिट करने की परमिशन देता है। एक क्रेडिट का मतलब होता है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट करने की परमिशन। यदि कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो निश्चित मापदंडों के आधार पर निर्धारित किए गए कार्बन क्रेडिट से कम कोई CO2 या कोई अन्य ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है तो वह कार्बन क्रेडिट को अर्न करने के लिए एलिजिबल है। जैसे हम मानते हैं कि कोई इस्पात कंपनी है जिसका निश्चित मापदंडों के आधार पर यह निर्धारित किया गया कि इसका सालाना 2100 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एमिशन होना है, लेकिन किसी साल यदि वो कंपनी उससे 50 टन कम कार्बन डाइऑक्साइड या कोई अन्य ग्रीन हाउस गैस कम रिड्यूस करती है तो वह 50 कार्बन क्रेडिट अर्न करती है। इसी आधार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कार्बन क्रेडिट को खरीदा और बेचा जा सकता है। अब हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के तरीके देखेंगे।
ऐसे प्रोडक्ट जो ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा में वृद्धि करते हैं उनका हम कम उपयोग करें, पुनः यूज करें, रिसाइकिल करें। एयर कंडीशनर का कम यूज करें, CFL बल्ब्स का यूज करें, ड्राइव कम करें और स्मार्ट वे में करें, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट को खरीदें, इलेक्ट्रिसिटी बचाएं, पेड़ पौधे उगाएं। अब हम इस टॉपिक से जुड़े एक करंट अफेयर के बारे में भी जान लेते हैं। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ग्रेटा डेंटेन एलेनोरा एरमन थनबर्ग जो कि स्वीडन से हैं, हाल ही में वे स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट और फ्यूचर फॉर फ्राइडे कैंपेन के लिए फेमस हुई हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हमारे पर्यावरण में CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं और हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है। यदि इस शताब्दी के अंत तक हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो वह हमारे लिए बहुत हार्मफुल होगा। इसी चिंता को देखते हुए ग्रेटा थनबर्ग ने एक वैश्विक स्तर पर आंदोलन चला रखा है ताकि हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन को एक स्वच्छ एनवायरनमेंट मिल सके। इसके अलावा डिवीना मेलोम जो कि कैमरून से हैं और ग्रेटा थनबर्ग जो कि स्वीडन से हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है चिल्ड्रंस राइट फाउंडेशन की तरफ से। इसके अतिरिक्त ग्रेटा थनबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए भी चुना गया है। नेक्स्ट है कि ग्रेटा थनबर्ग को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। एग्जाम्स में इन अवार्ड का नाम देकर पूछा जा सकता है कि 2019 में यह अवार्ड किसको मिला है। तो जैसे है गोल्डन कैमरा, फ्रिट ऑड अवार्ड, रेकल कैरसन प्राइज, एम्बेसडर ऑफ कॉन्साइंस अवार्ड, फेलो ऑफ द रॉयल स्कॉटिश जियोग्राफिकल सोसाइटी, राइट लाइवलीहुड अवार्ड। अब हम कुछ प्रश्न प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम यह जान सकें कि एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला है ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू ए एबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर टू रिटेन वाटर वेपर, बी एबिलिटी ऑफ सर्टेन एटमॉस्फेरिक गैसेस टू ट्रैप हीट एंड कीप द प्लैनेट रिलेटिवली वार्म, सी एबिलिटी ऑफ क्लाउड टू स्कैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड डी नन ऑफ द अबव। जैसा कि हम जानते हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो यह है कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं वे हीट को ट्रैप कर लेती हैं और हमारी पृथ्वी को गर्म रखती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सेकंड है गैस मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन एंड आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी टू चेंज द क्लाइमेट सिस्टम आर नोन एज ए अल्फा रेडिएशन, बी बीटा रेडिएशन, सी ओजोन गैसेस, डी ग्रीन हाउस गैसेस। तो हमने पढ़ा था जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो पृथ्वी द्वारा एमिट की जाने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर लेती हैं या उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे हमारे उस एटमॉस्फेयर का हीट बढ़ जाती है जो कि क्लाइमेट चेंज का एक कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। थर्ड है व्हाट इज द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट कंटेन ग्रीन हाउस गैसेस, ए एक्सोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी ट्रोपोस्फेयर और डी मीजोस्फेयर। तो हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस गैसेस किस लेयर में पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर लेयर में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ए बेकिंग ब्राउनीज ऑन ए मेटल पैन, बी stepping on a hot pavement and it burning your feet, C inside of a closed car becoming hot on a warm day and D steam rising from boiling water। जैसा हमने ग्रीन हाउस लाइक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जब सन रेडिएशन आती है तो वो ग्लास के थ्रू पास होकर अंदर तो चली जाती है किंतु हाई वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड रेडिएशन ग्लास को पास करके बाहर नहीं निकल पाती, जिससे उसके अंदर ग्रीन हाउस लाइक स्ट्रक्चर है जो उसके अंदर बाहर के एटमॉस्फेयर की तुलना में गर्मी अधिक हो जाती है। तो इसी प्रकार जैसे एक कार है जिसके शीशे भी बंद हैं, एक तो इस पे जब सन की रेडिएशन पड़ती है तो वो रेडिएशन कांच के थ्रू पास होकर कार के अंदर तो जाती है किंतु अंदर से एमिट होने वाली रेडिएशन बाहर नहीं निकल पाती। तो जो कार के अंदर गर्मी है वो बाहर की तुलना में बढ़ जाती है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच इज नॉट वन वे टू रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट? ए ओपन कैंस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन द वुड्स, बी कारपूल, सी चेंज टू एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब, डी टेक अ ट्रेन इंस्टेड ऑफ अ प्लेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें कार्बन फुटप्रिंट का मतलब पता होना चाहिए। कार्बन फुटप्रिंट एक अमाउंट होता है ग्रीन हाउस गैस का जो एक किसी निश्चित ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज की जाती है। तो जैसे इसका ऑप्शन बी है कारपूल, इसका मतलब होता है कि मान लो कोई 2 या 3 या उससे ज्यादा बंदे एक ही डायरेक्शन में कहीं जा रहे हैं, तो वे अलग अलग व्हीकल का यूज ना करके किसी एक ही व्हीकल में चले जाएं, तो इससे CO2 के एमिशन में कमी होगी। ऑप्शन सी है जैसे चेंज टू एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब, मतलब बल्ब की जगह हम एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब जैसे CFLs का यूज करें, तो इससे भी ग्रीन हाउस गैसेस में कमी होगी। टेक अ ट्रेन इंस्टेड ऑफ अ प्लेन, जो प्लेन होता है वो ट्रेन की तुलना में CO2 का एमिशन ज्यादा करता है, तो प्लेन की तुलना में ट्रेन का यूज करना बेटर है। तो इसमें नॉट अ वे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट आर द टू मोस्ट मेजर गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय पीपल? ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, बी मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्लोरीन, एंड डी मीथेन एंड फ्लोरीन। तो हमने पढ़ा था जो कि कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है जिससे डायरेक्ट मीथेन रिलीज होती है, और जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपके एग्जाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से मुझे पता चलता है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।